बिना प्रयासों के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है और यदि आप कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत और हौसले से आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो अपने निरंतर मेहनत से व्यावसायिक जगत के शिखर तक पहुंचा था। इस व्यक्ति का मानना था कि लोगों की समस्याओं का समाधान मत करो बल्कि लोगों को ही बदल दो ताकि उनको दोबारा कभी उस समस्या से न जूझना पड़े। 30 मार्च 1926 को स्वीडन के एक मिडिल क्लास परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1929 और 30 में जब दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी तो दुनिया के बड़े बड़े अमीर भी एक झटके में कंगाल हो गए थे और तब इनका परिवार भी उस आर्थिक मंदी की चपेट में आया था। और तब इन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही परिवार को सपोर्ट करने के लिए उनकी मदद करनी शुरू कर दी। और मदद करने के लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने माचिस बेचने का कार्य शुरू किया। इनकी पहली ग्राहक इनकी दादी ही थी जिनको इन्होंने माचिस फ्री में नहीं दी थी। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने ज़्यादा आय के लिए क्रिसमस कार्ड, मैगजीन्स, गार्डन सीड्स इत्यादि को बेचना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी से कहकर मछली पकड़ने का एक जाल खरीदवाया और मछली का कारोबार करने लग गए। 14 वर्ष की आयु में इनका दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ था और वहाँ इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पेन, घड़ियाँ, बेल्ट, पर्स, स्टेशनरी आदि का सामान ही उस बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को बेचना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे इन्होंने ये बिजनेस जारी रखा और उसके बाद कुछ बड़ा करने की सोची। और 1943 में इन्होंने अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर एक कंपनी बनाई, लेकिन अधिक लाभ के लिए इन्होंने कुछ अलग करने की भी सोची। और उन दिनों क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और स्वीडिश सरकार नए घरों का निर्माण करवा रही थी। तब इन्हें विचार आया क्यों ना हम फर्नीचर ही बेचें। और फर्नीचर का व्यापार इसलिए क्योंकि नए घरों में फर्नीचर की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने फर्नीचर इस तरीके से डिजाइन करने की सोची ताकि उनको आसानी से ही गाड़ी में, घरों में फिट किया जा सके। यानी आप कह सकते हैं असेंबल फर्नीचर करने का सोचा ताकि वो लोगों के लिए कंफर्टेबल रहे और उनको आसानी से कैरी किया जा सके। इसके बाद इन्होंने जरूरत के हिसाब से फर्नीचर के लिए अपने लोकल जो वहाँ पे व्यापारी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन तब तक भी ये मुख्य व्यापार के रूप में पेन और स्टेशनरी ही बेचा करते थे। 1947 में इन्होंने कई लोकल फर्नीचर बनाने वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके मुताबिक ही उनको फर्नीचर बनाने को कहा और साथ ही उन्हें वादा किया कि वो उनको दुगना प्रॉफिट देंगे। फिर 1951 आते आते इनका बिजनेस हिट हो गया क्योंकि लोगों को असेंबल फर्नीचर ज़्यादा पसंद आने लगा। और 1953 में इन्होंने स्वयं का एक फर्नीचर का शोरूम खोल दिया। इसके बाद जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई तो इन्होंने दूसरे यूरोपीय देश जैसे पोलैंड या रूस में जाकर वहाँ के लोकल फर्नीचर निर्माताओं से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब चूंकि वहाँ पे लेबर सस्ती थी तो इनको फर्नीचर सस्ता पड़ने लग गया और इनका प्रॉफिट बढ़ने लग गया। 1974 में ये स्विट्जरलैंड में जाके बस गए और यहीं से इन्होंने दुनिया भर में अपने जो स्टोर्स थे वो खोलने शुरू कर दिए। और शीघ्र ही ये जो कंपनी इन्होंने बनाई थी अपने पिताजी से पैसे लेके, वो दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर निर्माता कंपनी बन गई। अब आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो क्या आपने आकिया का नाम सुना है? ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। फर्नीचर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके संस्थापक जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है इंगवार कामप्राड। उनका मानना था कि लोगों की इच्छाओं को जानो और उसी के अनुसार आप अपना बिजनेस करो। इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर आप बिजनेस करते हो तो वो जरूर एक सफल बिजनेस साबित होगा। इंगवार कामप्राड जो थे वो जिंदगी में मजबूत हौसले से चलने वाले व्यक्ति थे और जिंदगी में कुछ करने के लिए उनका भी यही मानना था कि आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि अभी मेरी उम्र छोटी है या मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप सोचिए इंगवार ने तो मात्र 6 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था। और रही बात एक्सपीरियंस की तो वो तो आप जब काम करेंगे तब मिलेगा। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कम आंकने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नया करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता है, इसलिए सही समय आने का इंतजार न करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से आप जुट जाएं।